सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नो हेल्पडेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे BEVAE 181 MCQ क्वेश्चंस के बारे में। ये जो कोर्स है BEVAE 181, ये नया कोर्स है इग्नो की तरफ से और इसका जो एग्ज़ाम है जून 2020 में होने वाला है MCQ बेस। सो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा 1 to 25 MCQ क्वेश्चंस। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑल वाला दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सारी आपके पास मिलती रहे, और शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट मीन्स सिंपली आवर सराउंडिंग। हमारा जो सराउंडिंग है, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, मतलब किन चीज़ों से एनवायरनमेंट जो है एक तरीके से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो बायोटिक फैक्टर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनको बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। एंड अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि जो नॉन लिविंग होती हैं, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, लाइट है, ठीक है। तो ये सब मिलकर ही तो हमारा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। हमारे जो आसपास वातावरण है वो कैसे बना है? ऐसे ही तो है ना। प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग है, लाइट है, वाटर है, ये सब। सो फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब होता है एयर डेट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ एयर है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जितनी भी हवा है, ठीक है। अब हवा के अंदर यहाँ पर आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर बहुत सारी और भी गैसेज है। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लिथोस्फेयर। द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अर्थ का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जिस पर हम चलते हैं, वॉक करते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, मतलब लैंड वाला एरिया। फिर यहाँ पर डिफाइन क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोस्फेयर। ऑल द वाटर ऑन द अर्थ। जितना भी पानी है अर्थ पर, वो सारा रीजन क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि ओशन, लेक, पॉन्ड्स, है ना, ये सब। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ विद सॉइल, वाटर एंड एयर। कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन सॉइल, वाटर और एयर के साथ, लाइट के साथ, तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर को और हम क्या बोल सकते हैं? लाइफ लेयर भी बोल सकते हैं, एंड इकोस्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे कंपोनेंट्स जो हैं क्या क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये क्या होते हैं अभी मैंने ऊपर बता दिया है आपको, और यही इन्वायरमेंट के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का जो हिंदी में अर्थ होता है स्थिरता, और डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल। कि किसी भी चीज़ को अगर करें तो उसको एक सर्टेन रेट पर या लेवल पे करें, उसको मेंटेन करके रखना, उसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और भी थोड़ा पढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, द 3 प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो 3 प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स जो है सस्टेनेबिलिटी के क्या हैं, मतलब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, सस्टेनेबिलिटी का जो मीनिंग एक तरीके से होता है, बहुत सारी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जो मेन डेफिनेशन है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ये है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करना, और ऐसे यूज़ करना कि आज हम यूज़ कर रहे हैं तो आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे वाटर को यूज़ करना है, सही से यूज़ करना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो हमारी जनरेशन को। तो ये है सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर डेफिनेशन। और इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है यहाँ पर? एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल इक्वलिटी आर द 3 पिलर्स और कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट, अब देखिए सस्टेनेबिलिटी में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर स्थिरता को लेकर के चलेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा, है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा अगर हम चीज़ों को सही से लेकर चलेंगे, एनर्जी को सही से यूज़ करेंगे। इकोनॉमी भी हमारी ग्रो होगी, क्यों होगी? क्योंकि अगर हम चीज़ों को लिमिट वे में यूज़ करेंगे तो उसकी जो इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा उसका, तो अच्छा पड़ेगा, है ना, जब किसी चीज़ को हम लिमिट वे में यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर सोशल इक्वलिटी की, यहाँ पर समाज में भी जो है इक्वलिटी यहाँ पर रहेगी। कैसे? क्योंकि आज हम जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, वो आगे भी वही लोग जो है, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है यूज़ करेगी। ऐसा ना हो कि हम यूज़ कर रहे हैं और आगे जनरेशन जो है यूज़ ना कर पाए। तो सोशल इक्वलिटी भी जो है यहाँ पर बनी रहेगी अगर हम सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? 1972 में हुई थी, एट स्टॉकहोल्म, कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल में। क्यों हुई थी अभी आगे हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस मीटिंग में हुआ क्या था?
अच्छा चलो मैं बता देता हूँ पहले कि जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस है वही क्यों थी, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहाँ पर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को लेकर के यहाँ पर बातचीत करी गई थी एनवायरनमेंट को लेकर के, क्योंकि उस टाइम जो है यहाँ पर लोग जो है एनवायरनमेंट के प्रति जो है यहाँ पर जागरूक हो चुके थे या हो रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो इस मीटिंग में हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है द डिक्लेरेशन मेड बाय द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है क्या क्या डिक्लेरेशन हुए? दे अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन प्रिंसिपल्स। उन्होंने जो है यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट पर एक डिक्लेरेशन दिया कि ह्यूमन जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट को बचा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। सो वहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स भी हुआ, मतलब सभी यहाँ पर कंट्रीज़ को बोला गया कि आप अपने अपने जो कंट्रीज़ में वहाँ पर पॉलिसीज़ बनाइए इन्वायरमेंट को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हुई थी यहाँ पर इन्वायरमेंट से लेकर के। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि सभी कंट्रीज़ में जो है यहाँ पर एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पर काम करना पूरी दुनिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर। ठीक है, और उस पर नज़र भी रखना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 इन विच ईयर यूनेस्को फॉर्म। यूनेस्को कब बना था? 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस फॉर्म। यूनाइटेड नेशन कब बना था? यूनाइटेड नेशन भी जो है यूनेस्को की तरह है, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो हम कह सकते हैं, मतलब यूनेस्को का ही हिस्सा एक तरीके से यूनाइटेड नेशन को हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही काम लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अलग चीज़ें अलग हैं। तो यूनाइटेड नेशन फॉर्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में, आफ्टर WW2 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पर ये शुरू हुआ था। ठीक है, फॉर्म हुआ था, और ये इसलिए फॉर्म हुआ था ताकि जो है आगे ऐसी जो सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरह आगे कभी भी सिचुएशन ना आए। ठीक है, तो UN जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ था, और फिर उसके बाद जो है यूनेस्को जो है यूनेस्को पहले हो गया था एंड UN जो है फिर बाद में हुआ था, ताकि जो है सब एक जगह बैठ कर के किसी चीज़ पर जो है विचार कर सके और ऐसी सिचुएशन जो है ना आने दें। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है इन 1980s वी वर अवेयर ऑफ। 1980s में हम को जो है यहाँ पर क्या पता चलने लगा था कि ओजोन लेयर जो है डिस्ट्रक्शन वहाँ पर होने लगा है, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो इससे हम यहाँ पर जो है अवेयर हो चुके थे 1980s में। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अर्थ में बढ़ना। ठीक है, तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 द एनवायरमेंटल मूवमेंट ग्रू स्ट्रांगली इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन के अंदर यहाँ पर एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हो चुका था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, और उसी टाइम जो है यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को लेकर के जो है यहाँ पर बातचीत होने लगी थी वहाँ पर। ठीक है, और लोग जो है बहुत सारा सीरियस हो गए थे, इस वजह से जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 व्हेन वाज आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट पब्लिश। ये एक रिपोर्ट थी जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1987 में। रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक कमीशन बना था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम ब्रंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कमीशन के अंदर जो है ये रिपोर्ट पेश करी गई थी, पब्लिश हुई थी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम वाइड स्प्रेड। ये बहुत ज़्यादा कब फैल गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ये आइडिया है? ठीक है, कि चीज़ों को, हमें रिसोर्सेज को बचाना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, तो ये कब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था? 1987 में ही हो गया था पब्लिकेशन ऑफ द आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो आवर कॉमन फ्यूचर जो क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने बताया था, ये जो रिपोर्ट जब पब्लिश हुई है तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड हो चुका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 द ब्रंटलैंड रिपोर्ट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज। और ब्रंटलैंड जो कमीशन था तो इसने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करा था, जो कि आज की डेट में हम इसको जानते हैं ज़्यादा फेमसली। ठीक है, ज़्यादा फेमस हो चुका है ये जो आज की डेट में भी। तो वो ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने। तो क्या थी? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो जो मैंने अभी आपको बताई थी शुरू में कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन को जो है इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और अपनी नीड्स के लिए। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रुप्स डेट बिगिन पॉपिंग अप ऑल ओवर इंग्लैंड। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़नी थी, ऑल ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग द एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, मतलब जब इन्वायरमेंट को लेकर के मूवमेंट वहाँ पर हो रहे थे तो तब की ये बात हो रही है कि इंग्लैंड में जो है बहुत सारे ग्रुप्स जो है यहाँ पर बढ़ने लगे थे। ठीक है, और उनमें हिस्सा लेने लगे थे। तो वो कौन कौन से थे? नेचुरल ब्यूटी, या फिर नेशनल ट्रस्ट फॉर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये ग्रुप का नाम है। एंड सेकंड है द सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। तो ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप्स थे। तो ये भी जो है यहाँ पर पॉपअप करने लगे थे इंग्लैंड के अंदर, हर जगह पर अपनी आवाज़ उठाने लगे थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले देख लेते हैं। बिकॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यही कारण था कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट क्यों थी या क्यों शुरू हुई। हर किसी इंसान की, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे अर्थ को। इसी वजह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पर लॉन्च करा गया और वर्ल्ड वाइडली जो है हर कंट्री के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम चलाए गए, जिससे कि जो है वो हर एक इंसान को ये बात पहुँचे कि इन्वायरमेंट को बचाना क्यों ज़रूरी है और क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को बचाने की। सो इस वजह से जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, साइलेंट स्प्रिंग बुक वाज सो influential for the environment movement as it leads। ओके, साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है एक किताब थी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी किन के लिए? फॉर द इन्वायरमेंटल मूवमेंट। जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहे थे इंग्लैंड में या यूरोप के अंदर, तो ये जो किताब थी साइलेंट स्प्रिंग बुक, इसकी वजह से क्या हुआ? बैंड ऑफ DDT जो है एक पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो कि 1972 में बैन हो गया था। किस वजह से? इस साइलेंट स्प्रिंग बुक की वजह से। एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन 1970। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी बनी थी 1970 में इसी किताब की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया था कि DDT जो है किस तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है क्या क्या चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है डेंजरस हो रही हैं। एंड यहाँ पर DDT जो ये पेस्टिसाइड है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये जो पेस्टिसाइड का पूरा नाम है। और यहाँ पर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द बुक नेम्ड एज साइलेंट स्प्रिंग वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी ये किताब साइलेंट स्प्रिंग, जो भी हम बात कर रहे थे 22 क्वेश्चन में? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं रैशल कार्सन इन 1962 में ये किताब लिखी गई थी इनके ज़रिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, विच बुक एक्सपोज द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ DDT पेस्टिसाइड। तो DDT पेस्टिसाइड जो है इसके डेंजरस इफेक्ट्स ये किस किताब ने एक्सपोज करे थे? तो साइलेंट स्प्रिंग ने ही एक्सपोज करे थे, अभी मैंने बताया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज CEE सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इस्टेब्लिश। ये कब हुआ था इस्टेब्लिश? CEE 1984 में हुआ था, अगस्त में, इंडिया में। किस लिए हुआ था? टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, जागरूक करने के लिए एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।